नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आलोचक के कथन वाले चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आदिकाल के अंतर्गत हम अमीर खुसरो तक को कर चुके थे। और आज से जो हम अभी जो करेंगे वो है पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कुछ विद्वान अपने अपने मत देते हैं। इसमें से आपके जितने भी विद्वान कहे गए हैं कुछ बातें इस रचना को लेकर, कवि को लेकर, यहाँ पे वो सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है। और इसके पहले मैंने 4 क्लासेस बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ऐसे मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो के बारे में देखें तो बच्चन सिंह कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो अगर आपका कथन ये आ जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा है या फिर राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने। ये वाला कथन जो है आपको हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में भी मिल जाएगा। ठीक है। और ये शुक्ल, मैंने ये जितने भी कथन बनाए हैं बिल्कुल मूल टेक्स्ट को पढ़ के अपने नोट्स में से इसे टाइप करके बनाया है। ये कहीं से भी आपका कॉपी कंटेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लें या क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिविजन करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा इसका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को किसने प्राचीन काल के साहित्य का पिंगल भाषा का ग्रंथ माना है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास एकदम नहीं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे देखेंगे हम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है, जो हमारे हिंदी संसार का चासर है। तो हिंदी संसार का चासर चंद्रबरदाई को किसने माना है, ये अगर कथन बन जाएगा हमारा छोटा सा, इतने छोटे सा कोटेशन से, तो हो जाएगा इसका आंसर हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मुनि जी ने विजय जी कहते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। ठीक है। आगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं पृथ्वीराज रासो में युद्धों का चित्रण डिंगल तथा श्रृंगारिक एवं प्राकृतिकवाद चित्रण पिंगल शैली में किया गया है, अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए। तो हम अगर एक बात ये देखें कि इन सारे कोटेशन से ये जितने बड़े यहाँ पे कथन कहे गए हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वीराज की जो भाषा है, जब 2 तरह की हमारे भाषा चलती है जिसमें कि डिंगल होता है फिर हमारा पिंगल होता है, जो कि आदिकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से हम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, पृथ्वीराज की भाषा को पिंगल ही माननी चाहिए। तो इन्होंने खुद भी पिंगल ही माना, इसे समझ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभावोन्नति के उदाहरण पृथ्वीराज रासो में भरे पड़े हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हिंदी का चरित पहली बार ही बड़े मोहक रूप से भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर आया है। तो इस कथन से तो हमें ये समझ में आ गया कि ये कथन तो हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है और ये रासो को क्या कह रहे हैं, राउस कह रहे हैं। तो अगर अभी जो हमारे बहुत सारे आप ऑब्जेक्टिव वाले पुस्तक में देखेंगे, यानी कि गाइड में देखेंगे कि पृथ्वीराज शुक्ल जी ने रासो को क्या कहा, बच्चन सिंह ने क्या कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा, तो देखिए यहाँ से भी हम चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं युद्ध और शौर्य ताना और विलास बाना है, इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया है, इसकी बुनावट को समझना रासो को समझना है। तो ये बच्चन सिंह कहते हैं। आगे देखेंगे परमाल रासो के बारे में कुछ विद्वान क्या कुछ कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साहित्य रूप से न होने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीरद्यपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बलखाती हुई अब तक चली आ रही है। तो ये किसके बारे में, परमाल रासो के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं
अल्लाह खंड, परमाल रासों को ही क्या कहा जाता है, अल्लाह खंड कहा जाता है। अल्लाह खंड वीर रस से परिपूर्ण सरस और एवं ओजस्वी रचना है। तो ये कौन कह रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर कहते हैं कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में चरित ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तर भारत में हो गया, उत्तरी भारत में हो गया। तो ये किसके बारे में, परमाल रासों के बारे में बहुत ज्यादा कथन तो नहीं मिलते हैं। कारण इसका यह है कि आदिकाल के अंतर्गत बहुत सारे विद्वान नहीं बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने विद्वान हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं इन्हीं का कथन जो है हमें घुमा फिरा कर देखने को अक्सर मिलते हैं। आगे हम देखेंगे बिसलदेव रासों के बारे में अन्य विद्वान क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी को तो आपको पहले नंबर पे हमेशा ही रखना होगा, क्योंकि इनका इतिहास से ही संबंधित इन चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं बिसलदेव रासों के बारे में, यह नरपति नल्लाह की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी भी फिर आगे कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बिसलदेव रासों की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। तो हमारा एक कोटेशन, छोटा सा अगर कोटेशन यहाँ पे बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसकी भाषा को, बिसलदेव रासों की भाषा को कौन सी भाषा कहा है, तो वो साहित्य की कोटि में ना आकर किसकी कोटि में, राजस्थानी कहा है। ठीक है। फिर बच्चन सिंह कहते हैं कि संदेश रासक की तरह बिसलदेव रासो एक गय काव्य है। फर्क यह है कि रासों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई है, जबकि रासक में घटनाएं नहीं है। तो ये बच्चन सिंह कहते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, यानी कि थोड़ा सा दिखता है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने दिए हैं। ठीक है। आगे फिर रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, शुक्ल ने राजमती के लिए कहा है, राजमती के लिए मध्य युग, यानी कि जो इसमें हमारी नायक नायिका जो आ जाते हैं ना, वो उन्हीं राजमती के बारे में पात्र का यहाँ पे जिक्र किया गया है। राजमती के लिए कहा गया है कि मध्य युग में समूचे हिंदी साहित्य में जवान, यानी कि बोलने वाला लहजा, जवान की इतनी तेजी और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हम, यहाँ पे आगे देख लेते हैं रासों के बारे में। रासो साहित्य के संबंध में क्या कुछ कहते हैं, 3 कथन देखेंगे, फिर जैन से हम अगले क्लास में करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम एक साथ धीरे धीरे करके उसे कंप्लीट करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं रासो के संबंध में, जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, प्रकाश नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, उसी प्रकार रासो नाम देकर भी चरित काव्य लिखे गए। तो कौन कह रहे हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रण हो गया है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति होती है। तो समझ में आ गया कि बिसलदेव रासों में जो रसायन शब्द आया है, तो इसी रसायन से ये रासो मानते हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा, 3 कथन है। जैन साहित्य के बारे में क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर उनकी, यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगे। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। तो यानी कि ये इनका कहने का मतलब है कि जो आगे हमने नाथ सिद्ध में देखे हैं वही चीज जैनियों में भी कॉपी हो रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं इसे। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी फिर आगे कहते हैं, जैन आचार्यों और कवियों की रचना निम्न संदेश मूल रूप से प्रमाणिक रूप में सुरक्षित है। इनके अध्ययन में तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है।
फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, बहुत सारे कथन आपको शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मिलेंगे, क्योंकि ये सब बहुत पुराने आलोचक में हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दो कारणों से हिंदी की प्रवृत्ति साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, दूसरा इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। फिर डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का जो है कोई अपना पुस्तक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर हरदयाल बिहारी के साथ जो संपादित किया है, उसमें मतलब जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं ना, उन पे सब पे इन्होंने अपना विचार भी वहां पे रखा है। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान में रखने वाला बात है कि इन्होंने अपना साहित्यिक ग्रंथ नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र जी कहते हैं कि वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु इनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। तो ये कौन कहते हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे गोरखनाथ के बारे में, फिर आपका आ जाएगा नाथ साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य। तो ये हमारा तीन बिंदु वाले यहाँ पे रख रहे हैं, ये अगले क्लासेस में हम करेंगे। और यहाँ तक हमने जैन साहित्य तक किया है, गोरखनाथ के बाद गोरखनाथ की विशेषता के बाद नाथ साहित्य और आपका सिद्ध साहित्य, ये हम अगले क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये जानकारी, ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि सागर में से मोती चुनना, वैसे ही ये सारे कथन को हम कह सकते हैं कि पुस्तकों में से जो हम मोती चुन के निकालते हैं ना, वो ये मोती है। आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कथन, चाहे आप कोई सा भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम्स में देख सकते हैं इसको। और बहुत सारे इसमें बहुत दफा पूछे भी गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितने यूजफुल रहे हैं, क्या कुछ इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।